हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय बेस्ट फ्रेंड। बिहार स्पेशल के सेशन चल रहा है और बिहार स्पेशल के सेशन में दो सेशन जो है हम देख चुके हैं। एक सामान्य जानकारी के रूप में बिहार को देख चुके हैं। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं बिहार को विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं और ये बिहार का जो सेशन होगा ऐतिहासिक जो होगा, मतलब ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेके इसकी भौगोलिक परिदृश्य क्या है, इसकी आर्थिक परिदृश्य क्या है, इसकी राजनीतिक परिदृश्य क्या है, नेक्स्ट आने वाले सेशनों में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसका पृष्ठभूमि है, इतिहास से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं और सोर्स के रूप में हमने इम्तियाज़ अहमद सर की किताब को जो है सेलेक्ट किया है। तो जो पहला इसका अध्याय है वो बिहार ऐतिहासिक संपदा है ना, इसका नाम है बिहार ऐतिहासिक संपदा। यहीं से शुरू करने वाले हैं। देखिए, बिहार ऐतिहासिक संपदा का मतलब होता है वे सभी स्रोत जो बिहार के इतिहास को समझने में मदद करते हैं वो बिहार ऐतिहासिक संपदा होते हैं। ठीक है। और इतिहास क्या है? इतिहास एक अतीत घटनाओं का प्रमाणिक विवरण है। मतलब कि आप सीधे कह सकते हैं कि एक सहज वाक्यों में कि इतिहास जो होता है अतीत की घटनाओं का प्रमाणिक विवरण है और वो प्रमाणिक विवरण मानक स्रोतों पर आधारित होता है। किस पर? मानक स्रोतों पर आधारित होता है। तो मानक स्रोत कौन कौन से? तो साहित्यिक और पुरातात्विक। मानक स्रोत कौन कौन से? साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक जो होते हैं विविध लिखित रचनाओं से संबंधित होते हैं, जबकि पुरातात्विक जो होते हैं उत्खनन से संबंधित होते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ किंवदंतियाँ, लोक कथाएँ आदि भी इसमें शामिल होती हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता सीमित है। कारण क्या है? कारण ये है कि इसकी पुष्टि का कालक्रम जो है, पुष्टि या कालक्रम का निर्धारण करना कठिन है। ठीक है। तो इसी क्रम में अगर हम बिहार के मोटे मोटे तौर पे पिछले कुछ दशक की बात करें तो पिछले कुछ दशक में बिहार की जो सीमाओं में बदलाव देखने को मिला है, परिवर्तन देखने को मिला है, तो इससे भी इसकी कुछ हद तक इसकी वर्तमान दशा तय हो जाती है और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बन जाती है। तो हमने देखा है कि सन 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे, लेकिन 1912 में उड़ीसा सहित बंगाल से बिहार को एक नए प्रांत के रूप में गठित किया गया। ठीक है। 1936 में फिर से उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया जाता है और एक नए प्रांत के रूप में फिर से बिहार का गठन होता है। ठीक है। और फिर से जो है 1947-48 में देश की आज़ादी के बाद 1936 में माने क्या होता है, जब उड़ीसा अलग हो जाता है तो 47-48 में जब सीमाओं का पुनर्गठन होता है, सीमाओं का पुनर्निर्धारण होता है, तो उड़ीसा का फिर से सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। चूँकि इसलिए बिहार और उड़ीसा दोनों का, चूँकि इसलिए कि उस समय आज़ादी के बाद छोटे बड़े रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था और उसको यूनाइट किया जा रहा था उस समय। तो कुछ क्षेत्र जिस सीमा के अंतर्गत आते थे उनको प्रदान कर दिए जाते थे, दे दिए जाते थे, और ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। ठीक है। तो इस तरीके से आगे अगर देखते हैं तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, भाषा के आधार पर जो राज्य पुनर्गठन आयोग होता है, तो उसमें उस क्रम में पुरुलिया और पूर्णिया, जो ये क्षेत्र है पूर्णिया और ये किशनगंज का कुछ क्षेत्र है, पूर्णिया और पुरुलिया दोनों में से कुछ क्षेत्र काट के बांग्ला भाषी क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया जाता है। रीज़न ये है कि इनकी ये भाषा के आधार पर चूँकि हो रहा था उस समय, तो इनकी भाषा इनसे मिलती थी और इनको इसमें शामिल कर दिया जाता है। फिर एक राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000 में पेश किया जाता है और जिसकी चर्चा हमने नेक्स्ट वीडियो में किया था। तो उस समय के.आर. नारायण साहब की राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर के.आर. नारायण साहब, के.आर. नारायण मतलब के.आर. नारायण साहब थे। ठीक है।
ठीक है। के आर नारायण साहब जो थे, डॉक्टर के आर नारायण साहब, तो उनकी अंतिम स्वीकृति के बाद उनके अंतिम स्वीकृति के बाद जो थे झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो ये हो गया झारखंड का बंटवारा। तो बिहार इस तरीके से, एक तरीके से बदलाव के रूप में इसके सीमाओं में किस तरह के राजनीतिक सीमाएं पिछले कई दशकों में किस तरीके से बदले हैं। अगर हम उपयुक्त बातें जो अभी हमने करा है, इनसे परे अगर थोड़ी देर के लिए अगर देखें, तो जब संयुक्त रूप से सारा जो क्षेत्र था, जैसे बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, तो उस समय का जो बिहार है वो एक विशिष्ट महत्व रखता है ऐतिहासिक संपदा के कारण। ठीक है, चूँकि लगभग 1 लाख ईसा पूर्व में विकसित होने वाले जो आरंभिक पूर्व प्रस्तर युगीन औजार हैं, उनके साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से? तो मुंगेर से और नालंदा जिले से प्राप्त होते हैं। फिर इनमें कुछ खुरदरे पत्थर के बने कुल्हाड़ी के फल, चाकू और खुरपियाँ शामिल हैं, और साथ ही साथ 9 प्रस्तर युग के और मध्य जो प्रस्तर युगीन हैं, इनके भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। तो 9 प्रस्तर युग की अगर बात करें तो इनके साक्ष्य जो है कहाँ से? तो सारण और वैशाली जिलों से मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर ताम्र प्रस्तर युग की बात करें तो इनके अवशेष सारण, वैशाली, गया और पटना जिले से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ ये सारण है ना, और उसके बाद पटना, गया, वैशाली, इन सारे क्षेत्रों से ताम्र युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इससे क्या मतलब, इससे क्या अनुमान लगता है? इससे अनुमान ये लगता है कि जिस निरंतरता के साथ जितनी लंबी अवधि के क्रम में यह औजार प्राप्त हुए हैं, इससे अनुमान यही लगता है कि पूर्व ऐतिहासिक युग में भी बिहार मानव सभ्यता के विकास के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? अब अगर हम बिहार में ऐतिहासिक युग के आरंभ की बात करें तो उत्तर वैदिक काल से ये ऐतिहासिक युग जुड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्यों के पूर्वी भारत में विस्तार और गंगे घाटी के क्षेत्रों में दूसरी नगरीकरण की प्रक्रिया में, है ना, पूर्वी भारत में विस्तार और गंगे घाटी के क्षेत्र में दूसरी नगरीकरण की प्रक्रिया में बिहार का विशेष महत्व रहा है। ठीक है, बात आगे की अगर देखा जाए तो जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म, जैन धर्म के उद्गम स्रोत के रूप में भी बिहार ने संसार को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। इसी क्षेत्र में विशाल साम्राज्यों की उत्पत्ति की प्रक्रिया भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभ हुई। जो विशाल साम्राज्य की उत्पत्ति देखने को मिलती है भारतीय उपमहाद्वीप में, तो ये वही बिहार क्षेत्र है। नंद शासकों के द्वारा जो नींव रखी गई थी, उस पर मौर्यों ने एक कुशल केंद्रीकृत शासन प्रणाली यहाँ जो बिल्ट किया, जो निर्माण किया, तो ये बिहार की देन है। ठीक है, सम्राट अशोक जो पहली बार एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत करता है, वो बिहार की देन है। गुप्त काल में यह क्षेत्र विद्या, मतलब उस समय गुप्त काल में कह सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, और उस पाल काल में जो है ये तक्षशिला वगैरह, ये सब, तक्षशिला तो पहले ही था। तो इस इनके काल ड्यूरेशन में जो है, टाइम ड्यूरेशन में विद्या, साहित्य, विज्ञान की अद्भुत प्रगति का साक्षी रहा है। पाल शासकों ने इसे बौद्ध विद्या का प्रसिद्ध केंद्र बनाया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रही। और चित्रकला और मूर्तिकला में तो ये अनूठी प्रगति मतलब यहाँ देखने को मिलती है। चित्रकला में बहुत उस समय चित्रकला या मूर्तिकला में इसके एक विशेषता देखने को मिलती है। ठीक है, तो
ये तो बात रही ऐतिहासिक युग की। और मध्यकालीन युग की अगर बात करें एक मोटे मोटे तौर पे, तो बिहार में जब मुग़ल सत्ता के विरुद्ध अ, अगर कोई चुनौती देखने को मिलता है तो वो अफ़गानों की चुनौती का देखने को मिलता है। और ये अफ़गान जो अफ़गानों की चुनौती का केंद्र रहा है। और ये महान अफ़गान शासक शेरशाह सूरी के रूप में आप देख सकते हैं, उनकी कर्मभूमि जो है बिहार ही थी। यही क्षेत्र जो है प्रशासनिक सुधारों का प्रयोगशाला रहा, है ना। और 17वीं शताब्दी में मुग़लों के अधीन विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक, है ना, व्यापार का एक समृद्ध केंद्र बिहार था। यूरोपीय व्यापारी कंपनियां इस क्षेत्र में सक्रिय रहीं और बिहार में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, है ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी यहीं हुआ है। तो बिहार इसलिए भी एक विशेष अपनी विशेषता पेश करता है कि यहाँ इस भूमि पर महान सूफी संतों ने प्रेम, बंधुत्व, सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता के उपदेश दिए हैं। आधुनिक काल में अगर देखिएगा तो बंगाल और बिहार भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का एक शुरुआती केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। ब्रिटिश सत्ता के विकास के क्रम में बक्सर का निर्णायक युद्ध बिहार में ही लड़ा गया। ब्रिटिश सत्ता को पहली सशक्त चुनौती देने वाला अगर जन आंदोलन अगर आप देखते हैं तो बहावी आंदोलन के रूप में आप देख सकते हैं। और वो उसका जो उसका संगठन हुआ वो बिहार में ही हुआ। 1857 में बाबू कुंवर सिंह को देख सकते हैं, पीर अली जैसे देशभक्तों को देख सकते हैं जो ब्रिटिश सत्ता को ज़बरदस्त तरीके से ललकारा। न सिर्फ ललकारा बल्कि एक उनको बैकफुट पर ला दिया। और गांधी जी ने चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का सफल प्रयोग अगर किया भारत में जन आंदोलन के रूप में, तो वो 1917 में यहीं से शुरुआत करी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जो राष्ट्रपति है बिहार की भूमि ने ही दिया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की जो मतलब जन आंदोलन की प्रेरणा स्रोत के रूप में रही जो संपूर्ण क्रांति, तो वो बिहार की देन है। और वर्तमान समय में जो बिहार सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव, समावेशी विकास का जो अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, तो ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी पृष्ठभूमि रही है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बिहार कितने महत्वपूर्ण अपनी विशेषता को समाहित किए हुए विराजमान है। तो आगे की हम बात करने वाले हैं। अब आइए हम जल्दी से जल्दी कुछ बिहार के इतिहास के अध्ययन के संबंधित कुछ स्रोतों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें पुरातात्विक सामग्री और साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत हैं। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो सारण में पड़ता है, चेचर वैशाली और सोनपुर सारण एवं मनेर पटना से लेकर ताम्र प्रस्तर युगीन वस्तुएं और मृदभांड उपलब्ध हैं। तो ये स्रोत के रूप में है। और प्राचीन काल के लिए मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये मतलब ये जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन अभिलेख हैं। ठीक है, कहाँ से? तो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा और भी स्थान आगे विस्तृत रूप से पढ़ने को मिलेगा। काफ़ी मात्रा में सिक्के भी प्राप्त हुए हैं जो कि आहत सिक्कों से लेके गुप्तकालीन सिक्के भी इसमें शामिल है ना। तो आहत सिक्के यानी प्राचीन काल के सिक्के। तो राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र और बराबर पहाड़ियों में स्थित प्रमुख स्मारक भी पुरातात्विक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण उदाहरण पेश करते हैं। साहित्यिक रचनाओं में अगर बात करें तो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो शतपथ ब्राह्मण है, परवर्ती काल के विभिन्न पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध रचनाओं में अंगुत्तुर निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक, जैन रचना में भगवती सूत्र आदि जो भी धार्मिक रचनाएं हैं। और साथ ही साथ विदेशी यात्रियों में जैसे मेगास्थनीज, फायान, इतिसिंग, युआन चुआंग मतलब हेनसांग इसको बोल सकते हैं, इनकी यात्रा वृत्तांत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, गुप्त काल के साहित्यिक रचनाएं भी बिहार के प्राचीन इतिहास को समझने में, जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये स्रोत के रूप में आते हैं एक तरीके से। ठीक है, मध्यकाल के लिए अगर देखा जाए तो मिन्हास
की तबकात नासरी इत्खसान दहलवी की बसाती नूल उन्स शेख कबीर की अफसनाए शाह अब्बास सरवानी के तारीख़ शेरशाही रिजकुल्ला की बक़ियात मुस्ताकी गुलाम हुसैन की सलीम की रियाज उस सलातिन। मतलब ये थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, अब इसको पूरे याद करने की ज़रूरत नहीं। इसमें इम्पोर्टेंट है मिन्हाज की तबकात नासरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में ये इससे क्वेश्चन बने हैं। अब्बास सरवानी के तारीख़ शेरशाही हो गए, और साथ ही साथ इधर आपको ये कुछ याद रखने होंगे इनमें मिन्हाज की तबकात नासरी, जियाउद्दीन बरनी की तारीख़ फ़िरोज़ा शाही, जियाउद्दीन बरनी की तारीख़ फ़िरोज़ा शाही बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल के अकबरनामा, है ना, अकबरनामा जो बाबर की तुजु के बाबरी, और मिर्ज़ा नाथन की बहारिस्तान गैबी, ये सब उल्लेखनीय महत्वपूर्ण योगदान देता है इसमें। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी अनेक हैं, है ना, जैसे फारसी भाषा में मुल्ला तकिया, अबुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक, बहबानी, ये सभी के वृत्तांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यूरोपियों की अगर बात करें तो जैसे रॉल्फ हिच, एडवर्ड टेरी, मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, है ना, उसके बाद टवर्नियर, बोवेरी, है ना, बिशॉप हॉबर, ये अपनी यात्रा वृत्तांत में बिहार के बारे में जिक्र किए हैं, बिहार के बारे में बताए हैं, है ना। इन्होंने सभी ने बिहार का वर्णन किया है। विभिन्न यूरोपीय व्यापारी कंपनियां जैसे फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, ये सभी उनके जो फैक्ट्री रिकॉर्ड्स है उसमें भी इस स्रोत के रूप में उपयोगी है। तो सूफी संतों से संबंधित साहित्य जो तज़किरा, मलफूज, मकतूब श्रेणियों में विभाजित है, स्रोतों के रूप में महत्वपूर्ण है। ठीक है। उत्तरी बिहार में मिथिला क्षेत्र के इतिहास के अनेक स्रोत संस्कृत और मैथिली भाषा में उपलब्ध हैं, जैसे विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ज्योतिश्वर, ज्योतिश्वर की वर्ण रत्नाकार, चंदेश्वर की रजनी रत्नाकार बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इसमें। पंजी और प्रशस्ति साहित्य भी इसमें इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन बिहार के लिए अभिलेख, स्मारक, सिक्के, चित्र, सामान्य उपयोग की अनेक वस्तुएं भी संग्रहालय में सुरक्षित हैं, जो तत्कालीन परिस्थितियों के अध्ययन में सहायक हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं आधुनिक बिहार के इतिहास के अध्ययन के लिए भी विस्तृत और विविध स्रोत सामग्री है। जैसे इनमें से डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, ठीक है, लैंड सर्वे, सेटलमेंट रिपोर्ट्स आदि, इन सब का यूज करा जाता है सोर्स के रूप में। प्रशासनिक महत्व के पत्रों के संकलन, विशेषकर फोर्ट विलियम, इंडियन हाउस, कोरेस्पोंडेंस सीरीज और फ्रांसिस बुचनैन, ठीक है, के द्वारा संकलित विविध बृहत रिपोर्ट्स राष्ट्रीय और राजकीय अभिलेखागार में सुरक्षित सरकारी याचिकाएं, संचिकाएं और अन्य कागजात भी इस संदर्भ में उपयोगी हैं। बिहार से प्रकाशित होने वाले बहुत सारे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, साहित्यिक कृतियां जो विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं, समसामयिक घटनाओं की जानकारी देने में सहायक है। स्वयंसेवी संस्थाओं और शैक्षिक केंद्रों और अन्य संस्थानों में कागजात भी ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। निजी पत्र, डायरियाँ, स्मरण, ये सभी जो है उपयोगी सर्वविदित है। निकट अतीत के लिए विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जानने के लिए साक्षात्कार द्वारा भी जानकारी प्राप्त की गई है। इस प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो बिहार के संबंध में हमारी जानकारी को समृद्ध बनाते हैं। और ये सभी जो अप्रोचेज़ हैं बिहार को एक बेहतर पटल पर एक बड़े पैमाने पर समझने में काफ़ी मदद करते हैं। तो ये तो रहा पूरा का पूरा एक पृष्ठभूमि और पूर्व ऐतिहासिक बिहार मैंने इतिहास काल के पूर्व बिहार का जो टाइम ड्यूरेशन है वो किस तरीके से बटा होता है। तो ये प्रस्तर युग में बटे होते हैं, ठीक है। और ये प्रस्तर युग कौन कौन से हैं, तो प्राचीन प्रस्तर युग ये 3 चरणों में बटा होता है।
प्राचीन प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्राचीन प्रस्तर युग पत्थर के टुकड़ों का उपयोग हथियारों के रूप में किया जाता था। इसको और इस माने युग में यह बड़े और खुरदरे पत्थर के बने हथियार, ठीक है, या बर्तन, जो भी हथियार तो माने लाजमी है, और इनका उपयोग जानवरों का शिकार करने के लिए होता था। ठीक है, क्योंकि इस समय आदि मानव भोजन के रूप में कंद मूल और पशुओं के मांस खाते थे। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों का ये उपयोग करते थे। और इसमें कुल्हाड़ियों के फल और खुरपी साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है, जो मुंगेर और नालंदा के ज़िलों में मिले हैं। मध्य प्रस्तर युग में हथियारों के साथ औजारों के नमूने भी मिलते हैं, क्योंकि उन समय तक आदि मानव ने पत्थरों के उपयोग में अधिक प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। मतलब उस समय ज़्यादा कैपेबल हो गए थे। तो इस काल में हथियार और औजार छोटे पत्थरों के बने होते थे, है ना। उनका आकार बेहतर और इनमें घाट और नोक भी होते थे। इसके नमूने भी प्रवर्ती प्राचीन प्रस्तर युग के नमूने के साथ उपयुक्त जो स्थान है, मतलब इस जो मुंगेर या फिर नालंदा जो भी क्षेत्र है, इससे संबंधित क्षेत्र है, इन स्थानों से इनके जीवन विकास के निरंतर क्रम के प्रमाण मिलते हैं। नव प्रस्तर युग की अगर बात करें तो इसमें अवशेष मैदानी क्षेत्र में स्थिर जगहों से प्राप्त हुए हैं। इनमें जैसे चिरांद हो गया, चेचर हो गया, श्वेतपुर यानी वैशाली, सेनुअर हो गया, रोहतास में जो पड़ता है सेनुआ, मनेर पटना में ये प्रमुख केंद्र होता है। और यहाँ से न केवल पत्थर के बने अत्यंत माइक्रोलिथिक बल्कि हड्डी से बने औजार भी प्राप्त होते हैं, यानी नव प्रस्तर युग में। ठीक है, यहाँ से प्राप्त सामग्री आदि मानव के जीवन से संबंध में विस्तृत जानकारी को तो प्रदान नहीं करती, लेकिन इतना संकेत अवश्य मिलता है इससे कि जीवन शैली में अब कुछ निर्णायक परिवर्तन आए। तो इसमें इससे रिलेटेड साक्ष्य जो है इससे प्राप्त हो जाते हैं। जंगलों और पहाड़ियों के बीच में रहने के बजाय और मैदानी क्षेत्रों में निवास का क्रम जो है प्रारंभ हो जाता है इसमें। इस क्रम में कृषि और तो यहाँ जंगलों और पहाड़ियों के बीच रहने के बजाय अब मैदानी क्षेत्रों में ये लोग निवास करते थे, है ना। तो मतलब शुरू कर चुके थे, और कृषि की आरंभिक विकास भी इसमें देखने को मिलता है। भोजन संजीहक यानी फूड गैदरर की जगह आदि मानव अब स्थिर जीवन की तलाश में थे, मतलब स्थिर जीवन के चरण में आ गए थे। एक तरीके से ये से कहा जा सकता है कि स्थिर जीवन के चरण में आ गए थे, सेटल्ड लाइफ जी रहे थे वो। प्रस्तर युग की पूरी जानकारी का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत गुफा चित्र यानी जो गुफा चित्र है उससे प्राप्त होता है। तो बिहार के कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं जो मध्य भारत से प्राप्त गुफा चित्रों और इनमें काफ़ी समानता है। इन चित्रों में प्राकृतिक वस्तुओं के साथ मानव गतिविधियों जैसे शिकार, नृत्य आदि के भी दृश्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आदि मानव की जीवन शैली समझा जा सकता है इससे। और नव प्रस्तर युग का अंत होते होते मनुष्यों ने तांबे का उपयोग आरंभ कर दिया। इस काल में तांबा यानी चालकोलिथिक युग जिसे कहा जाता है, इसकी अवधि 3000 से 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इसके उपरांत लौह युग का आरंभ हो जाता है भारत में। तो संभवतः 1000 ईसा पूर्व में लोहे का मतलब युग माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व लोहे का युग माने यहीं से इसी टाइम ड्यूरेशन में लोहे का उपयोग जो है माना जाता है कि इस समय लोहा का खोज हो चुका था। यद्यपि कुछ पुरातात्विक शास्त्री 1500 ईसा पूर्व से ही लोहे के उपयोग की चर्चा बताते हैं। ठीक है, ताम्र प्रस्तर युग में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली विकसित सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है, इसका इतिहास मिलता है। ठीक है, तो
ये तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो कि आगे विस्तृत रूप से हमें पढ़ने को मिलेगा। इसके दो प्रमुख नगर होते हैं जो हड़प्पा यानी पश्चिम पंजाब और मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। यह दोनों नगर अब पाकिस्तान में हैं। सिंधु सभ्यता का इतिहास कई चरणों में प्रस्तुत हुआ, लेकिन सबसे जो उन्नत चरण माना जाता है 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रहा है। आगे इसको विस्तृत रूप से पढ़ने को मिलेगा। बिहार में इसके अवशेष नहीं मिले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष है बिहार में नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी इसके पैरेलल जो ताम्र प्रस्तर कालीन अवशेष हैं सोनपुर, ताराडी यानी गया और चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सेनुआ, रोहतास में मैंने ताम्र पसाड़ कालीन कुछ अवशेष जरूर प्राप्त हुए हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा एक मोटे मोटे तौर पे जानकारी सिंधु सभ्यता के नगरों से टेराकोटा यानी पकाई गई मिट्टी के अनेक जो वस्तुएं हैं प्राप्त हुई हैं, और इसकी विशेष चर्चा जो हम आगे वाले सेशन में करने वाले हैं। तो इतना एक जो पृष्ठभूमि है बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज का ये जो सेशन है यहीं ख़त्म होता है। और कैसा लगा आपको ये सेशन ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।